पिछले लगभग 25-30 सालों में सीजरियन सेक्शन का रेट बहुत बढ़ गया है। इसके कारण सीजरियन के कारण अगली प्रेगनेंसी में जो हमारी भाषा में प्रीवियस सीजर या प्रीवियस टू सीजर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमको ओपीडी में आके पूछते हैं कि सर मैडम प्रीवियस सीजर के बाद हमारी डिलीवरी सीजर से हुई, तो इस प्रेगनेंसी में हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है कि नहीं। इसको हमारी भाषा में VBAC बोलते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सीजरियन सेक्शन। ये VBAC क्या होता है, आगे का सीज़र हो तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी हम लोग करवा सकते हैं कि नहीं, हम लोग क्या क्या फैक्टर्स पहले देखते हैं, क्या रिस्क हो सकता है और कितना % सक्सेस का चांसेस है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत, मेरे साथ है डॉक्टर सपना। हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट हैं मातृत्व हॉस्पिटल वडोदरा के, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ कि कितने % इंसिडेंस हमारे में जो ऐसे पेशेंट्स पूछते हैं ओपीडी में जिनका प्रीवियस सीजर हो चुका है कि सर मैडम हमारी अगली डिलीवरी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। जी, नॉर्मली जो इस तरह का जो सवाल होता है वो हर मतलब 2 में से 1 महिला हमको इस समय पूछ रही है, क्योंकि अभी इन दिनों आजकल सिजेरियन सेक्शन का रेट वैसे भी बढ़ रहा है, और इसलिए जिनका पहला सिजेरियन सेक्शन है, और कई बार इन फीमेल्स की एज भी बहुत यंग होती है, लाइक 25 अंडर 30 होते हैं, दे आर वेरी यंग, तो उनका नेचुरली ये स्वाभाविक सवाल है कि आगे हमारा सिजेरियन हुआ है, क्या सेकेंड डिलीवरी में भी हमको सीजर कराना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 50% प्रेग्नेंट महिलाएँ हमसे ये पूछ रही हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो मैंने टर्म का यूज़ किया VBAC, जब हम लोग सीज़र, पहले तो ये बताओ कि हम लोग कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट को हम लोग नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। देखिए, आपने जो कुछ मेडिकल टर्म्स अभी बोले हैं, VBAC बोला है, प्रीवियस सीजर बोला है, तो इसको मैं सबसे पहले समझाना चाहूँगी कि प्रीवियस सीजरियन सेक्शन का मतलब ये है कि ऐसी प्रेग्नेंट महिला जिनका आगे एक डिलीवरी हो रखा है और उनका उस समय सीजरियन से डिलीवरी हुआ है, और अब वो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि क्या इस प्रेगनेंसी में मुझे नॉर्मल होगा कि सीजरियन होगा। तो प्रीवियस सीजर से हमारा ये मतलब है। दूसरा, वेजाइनल बर्थ, मतलब सीजरियन सेक्शन के बाद, एक सीजरियन डिलीवरी के बाद आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वेजाइनल बर्थ मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं, उसको हम VBAC बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे कौन से क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट्स में हमको ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजरियन सेक्शन देना है। तो सबसे पहला नंबर उसमें ये होता है कि कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो होती है, खास तौर से एल्डरली ग्रेविडा, ट्विन प्रेगनेंसीज, जिनको बहुत ज़्यादा GDM है, ब्लड प्रेशर है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में मोस्टली हम ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली 8th और 9th मंथ में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके होते हैं। दूसरी, कोई भी प्रीवियस उनकी यूट्राइन सर्जरीज हुई है। यूट्राइन सर्जरीज मतलब कई बार लोगों में फाइब्रॉइड्स होते हैं, उसको निकालने के लिए कोई मायोमेक्टमी सर्जरी हो रखी है, कोई प्रीवियस यूट्राइन सर्जरीज है, मल्टीपल स्कार्स है यूट्रस पे, अलग अलग जगह पे यूट्रस पे स्कार्स है, तो उनमें हम ये ट्रायल ऑफ लेबर अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि लेबर कराने में कई बार वो रप्चर का खतरा होता है। तीसरे नंबर पे ये होगा कि आगे अगर उनका एक फुल टर्म नॉर्मल डिलीवरी हो चुका है, या आगे अगर उनको अच्छा ट्रायल दे रखा है प्रीवियस, और कोई कारण से इमरजेंसी में सीजर हुआ है और फुल टर्म डिलीवरी पे उनको लेबर पेन स्पॉन्टेनियस अगर चालू हुआ है, तो भी हम उसमें ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आगे सीजरियन डिलीवरी हुआ है, और इस समय जब सीजरियन डिलीवरी अगर और डिलीवरी का हम जब प्लान कर रहे हैं, उसके बीच में कम से कम 18 मंथ्स का इंटरवल होना ज़रूरी है, ताकि जो आगे का स्कार है वो कम्प्लीटली हील हुआ है कि नहीं, ये हमको खास उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। बहुत आपने डिटेल में आंसर दिया। मैं इसका थोड़ा सा समराइज कर दूं कि एक फिटल फैक्टर्स होते हैं, बच्चे से रिलेटेड फैक्टर्स। अगर इस प्रेगनेंसी में ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे। इस प्रेगनेंसी में अगर ट्रांसफर लाई है तो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे। अगर इस प्रेगनेंसी में ट्विंस प्रेगनेंसी है तो भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे। तो फिटल फैक्टर्स में ये 3-4 फैक्टर्स आ गए। अगर ओलिगोहाइड्रोनियोस है तो भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे। मैटरनल फैक्टर्स में कि पिछली प्रेगनेंसी में एक तो उसको, ये प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेगनेंसी में जैसे सपना ने बोला डायबिटीज़ है, पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या पेशेंट की बहुत छोटी हाइट है, रिकरेंट इंडिकेशन है कि पेशेंट की हड्डी नीचे से जगह बहुत कम है, तो भी हम लोग सीजरियन सेक्शन के लिए नहीं जाएंगे। प्रीवियस सीज़र, आगे का सीज़र किस इंडिकेशन के लिए किया था, अगर वो MSL बच्चा के धड़कन कम हो रहा था उसके लिए किया था तो हम लोग ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन अगर CPD के लिए किया था, केफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, तो ये साइकिल में, ये वार में हम लोग
ट्रायल नहीं दे सकते। प्रीवियस सीजर कैसा हुआ है, यूट्रस के ऊपर उसको सीधा आड़ा इंसिजन वर्टिकल इंसिजन रखा है या टेढ़ा इंसिजन रखा है। अगर वर्टिकल इंसिजन रखा है तो कोई भी हालत में ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल ट्रायल नहीं दे सकते, लेकिन अगर ट्रांसवर्स इंसिजन रखा है यूट्रस के ऊपर तो हम लोग ट्रायल दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट जब हम लोग ये बोलते हैं कि इंसिजन कैसा है तो पेशेंट समझते हैं कि स्किन के ऊपर कैसा इंसिजन है। हम लोग स्किन के इंसिजन की नहीं बात कर रहे, हम लोग यूट्रस के ऊपर इंसिजन की बात कर रहे हैं, और जो अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को नहीं पता चलता है। अच्छा, ये बताओ कि प्रीवियस प्रेगनेंसी में जब सीजर हुआ उसके ऑपरेटिव नोट्स हमारे लिए ये टाइम पे डिसाइड करने के लिए कि हमको नॉर्मल डिलीवरी सीजर के लिए करानी है कि नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ में हम लोग क्या देखते हैं? डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सर्जन है उसको पता होता है कि उस समय एग्जैक्टली क्या हुआ। और कई बार जो इंट्रा ऑपरेटिव डिफिकल्टीज है, लाइक अगर ब्लैडर एडवांस्ड है, नीचे जाके बच्चा अगर फंस गया है जिसको हम सीपीडी बोल रहे हैं, और उस समय अगर है ना कोई तकलीफें अगर उनको हुई है, सर्वाइकल टीयर ज़्यादा हुए हैं या कोई पीपीएच हुआ है, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ है, तो ये सारे ही नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिस्प्लान फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी। अच्छा, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि जब वो मेरे को या मैडम को ओपीडी में पूछते हैं कि सर हमारा आगे का सीजर था, इस बार हमको नॉर्मल डिलीवरी करानी है। अच्छा, पेशेंट को ये नहीं समझ में आता है कि वो जो यूट्रस पे जब आगे का एक सीजर हो चुका है, और सीजर पे जब हमने यूट्रस पे जहाँ स्टिच लिए हैं वो ऑलरेडी एक वीक एरिया हो चुका है। जब डिलीवरी का प्रोसेस चालू होता है, लेबर पेन चालू होता है, तो फंडस से ऊपर से कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और नीचे लोअर सेगमेंट एक्सपांड होता है। और जब लोअर सेगमेंट एक्सपांड होता है तो जहां से हमने प्रीवियस यूट्रस पे स्टिचेस ले रखे होते हैं वो एक पॉसिबल एरिया ऑफ वीकनेस हो जाता है। भले ही उस पर अपने स्टिच ले लिए हो, लेकिन वो स्कार होता है, फाइब्रोज होता है, पॉसिबल एरिया ऑफ वीकनेस हो रखा होता है। तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर बढ़ेगा, नीचे का एक्सपांड होगा, और जहां से वो एरिया ऑफ वीकनेस होगा वहां से रप्चर होने का रिस्क रहेगा। और वो रप्चर ऐसा है कि हमको हमारी आंखों के सामने नहीं पता चलता है कि वो रप्चर हो गया, होने वाला है, या फिर होने के बाद भी हमको 2-4-5 घंटे के बाद कभी कभी पता चलता है। तो सपना, आप ये बताओ, जैसे मैंने थोड़ा बताया कि हम लोग प्रीवियस सीजर के केस में नॉर्मल डिलीवरी कराने से क्यों डरते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं? देखिए, उसमें आपने अभी जैसे बताया कि रप्चर, स्कार रप्चर, यूट्रस का जो स्कार है उसके रप्चर होने का चांस होता है, वो खतरा बना रहता है और उसकी हमको भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कौन से साइंस है जिससे हमको ये पता पड़ता है कि उसमें कई बार जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है सीवियर एब्डोमिनल पेन। उनको पेन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, फिर अचानक से सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। अगेन उनका पल्स रेट बढ़ने लग जाता है, जिसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग चालू हो रहा है तो हाइपोटेंशन, उनका बीपी फॉल होने लगता है। कई बार उनको पेशाब में अगर फॉलिस कैथीटर वगैरह है, या फिर वो लाल पेशाब में यूरिन आने लग जाता है। और जब हम बच्चे की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और उसमें जब बच्चे की धड़कन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें वो हमको धड़कन ट्रेस नहीं होती है। मतलब इसमें माँ की जान को भी खतरा है और बच्चे की जान को भी खतरा है। माँ को भी है ना रप्चर ऑफ यूट्रस से खतरा है, और बच्चे का अनएक्सप्लेन्ड डिमाइज का खतरा है। देखिए, जब भी हम लोग एक नॉर्मल पेशेंट जिसको यूट्रस पे स्कार नहीं है प्रीवियस सीजर या प्रीवियस मायोमेक्टोमी का, और जिस पेशेंट पे यूट्रस पे स्कार है, दोनों डिफरेंट पेशेंट होते हैं। जिस पेशेंट को यूट्रस पे स्कार नहीं है, हम लोग उसमें ऑक्सीटोसिन करके एक इंजेक्शन आता है वो यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मीजोप्रोस्टोल करके एक टैबलेट आती है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के जेल यूज़ कर सकते हैं। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं, लेबर को ऑगमेंट कर सकते हैं, ताकि वो ऊपर से प्रेशर बढ़े, सर्वाइकल डायलिटेशन हो, लेबर का प्रोग्रेस हो। अब प्रीवियस सीजर के केस में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते, या फिर यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गार्डिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मॉनिटरिंग के साथ ही हमको यूज़ करना होता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, जब हम लोग आज से 20 साल पहले पढ़ाई करते थे, तब जब सीजर करने चालू हुए थे लोगों ने, तब यूट्रस में एक स्पेसिफिक टाइप का पुराने ज़माने का मटेरियल आता था, उसको हम लोग क्रोमिक कैटगट बोलते थे। अब वो क्रोमिक कैटगट शीप की सब इंटेस्टिन से बनता है और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं करता है। तो जहाँ तक हमने देखा है कि क्योंकि वो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन नहीं करता है, यूट्रस में ज़्यादा स्कार नहीं होता है, स्कार मतलब ज़्यादा फाइब्रोस ब्लास्टिक रिएक्शन नहीं होती है, और वो स्कार उसका मजबूत होता है। इसलिए 2004 से 8 के बीच में जब मैं रेसिडेंसी करता था, हमने बहुत सारी प्रीवियस सीजर की नॉर्मल डिलीवरी करवाई। लगभग वही टाइम से वाइक्रिल करके एक सुचर मटेरियल मार्केट में आना शुरू हुआ, बहुत मजबूत है,
बहुत लंबे टाइम तक यूट्रस के अंदर रहता है, लगभग 6 महीने तक। उसके कारण कंटिन्यूस फाइब्रस रिएक्शन होता रहता है, जिसके कारण हमने आज की तारीख में भी जब हम लोग प्रीवियस सीजर को अपने सीजर में के टाइम पे खोलते हैं दूसरा सीजर करने के लिए, तब वो स्कार ऑलमोस्ट गिव वे कर चुका होता है, एकदम पतला हो गया होता है, रप्चर होने की तैयारी में होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, आगे का सीजर में अगर उसके टाँके पके हुए हों, टाँके पक गए हो, पस हुआ हो, पेशेंट को फीवर आया हो, तो भी ये अपना स्कार वीक करता है। आगे का सीजर हमने कितना ट्रायल के बाद लिया था, हमने फुल डायलेटेशन पे लिया था या फिर हमने विदाउट लेबर लिया था, हमने नॉन फॉर्म्ड यूट्राइन सेगमेंट पे लिया था, या फिर हमारा यूट्राइन पे इंसिजन में एक्सटेंड हुआ था, लो सेगमेंट में वर्टिकल एक्सटेंशन हुआ था, या दोनों साइड में लैटरल एक्सटेंशन हुआ था, या फिर बेबी डिलीवरी नहीं हो रहा था तो अपर सेगमेंट में हमको इंसिजन रखना पड़ा था। ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अपनी रेसिडेंसी में अपने डिस्चार्ज कार्ड पे डॉक्यूमेंट करते थे। आजकल भी बहुत सारे डॉक्टर्स डॉक्यूमेंट करते होंगे, पर नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक पेशेंट के पास वो डिस्चार्ज कार्ड नहीं अवेलेबल होता है और वो हमको बताता नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको ट्रायल ऑफ लेबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये बताओ, सपोज हमारे ये VBAC का पेशेंट हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठ गया, पेशेंट की हाइट भी बराबर है, 2 डिलीवरी के बाद 18 महीने का गैप भी है, बच्चे का वेट का साइज भी एवरेज है, पानी भी अच्छा है, NST भी अच्छी है, डॉपलर भी अच्छा है, कोई इसको रिकरेंट इंडिकेशन नहीं है, पेल्विस भी एडिक्वेट है, तो हम लोग पेशेंट को फिटल मॉनिटरिंग लेबर में कैसे करते हैं? ये पहली बात, क्या हम लोग पेशेंट को इंड्यूस करेंगे या हम लोग ये प्रेफर करेंगे कि पेशेंट खुद लेबर में आए? जी, तो जैसा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग इंडक्शन यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस लेबर पेन में जा रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। और जैसे ही अगर पेशेंट लेबर पेन उसको होता है, कंट्रैक्शन सेटअप हो रहे हैं, तो हम उसके लिए पार्टोग्राम हम प्लॉट करना शुरू करते हैं। हम परवेजानल एग्जामिनेशंस करते हैं, उसमें उसका डायलेटेशन कितना है, इफेसमेंट कितना है, फीटल स्टेशन कैसा है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और पेल्विस ओवरऑल कैसा है, ये सारी चीज़ों को हम असेस करते हैं उस समय। तो जब हमने पार्टोग्राम प्लॉट किया, हम लोग हर 4-4 घंटे पे परवेजनल एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, सर्वाइकल इफेसमेंट कितना है। सपोज पेशेंट लेबर में आया, वो टाइम पे उसका नीचे की जगह 1-2 सेंटीमीटर डायलेटेशन है, और 4 घंटे बाद हम लोग जो नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर पर आवर डायलेटेशन, अगर 4 घंटे बाद 6 सेंटीमीटर अगर हुआ तो हम लोग वेट करते हैं। लेकिन अगर 6 सेंटीमीटर नहीं हुआ, 2 या 3 सेंटीमीटर 2 फिंगर ही है, तो ज़्यादा वेट करने का मतलब रहता नहीं है। अच्छा, पार्टोग्राम पे हमने डायलेटेशन किया, आपने मेरे को आगे बताया था कि 4 चीज़ें हैं जो हमको अलर्ट करती है कि इसका स्कार रप्चर हो गया है या हो सकता है। आप अभी दोबारा बताएं, फिर पार्टोग्राम पे हमको फीटल हार्ट रेट पे क्या पैटर्न मिलेगा? फीटल हार्ट रेट में हमको फीटल को स्ट्रेस होता है, जैसे कई बार हमको फीटल टैकीकार्डिया भी मिल सकता है, कई बार फीटल्स की हार्ट रेट कम भी आ सकती है, डेसिलरेशन भी हो सकता है, डेसिलरेशन भी हो सकता है। और जो हमारे ग्राफ्स होते हैं उसमें हार्ट रेट डिप कर रहा है, या NST हमारा जो टेस्ट अगर हम मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करें तो हमको डेसिलरेशन मिलेंगे कि फीटस को स्ट्रेस हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि मदर को टैकीकार्डिया, मदर के वाइटल्स अनस्टेबल हो रहे हैं, लाइक हाइपोटेंशन हो रहा है, मदर को जो पेन है वो अजीब तरह का ज़्यादा तेज हो रहा है, और कई बार अगर यूरिन, अगर हमने कैथेटर करा या यूरिन पास करवा रहे हैं और अगर उसमें ब्लड टिंज यूरिन आ रहा है तो हमको वहीं पे अलर्ट हो जाना पड़े। ये जो 3 साइन सपना ने बताया वो हमको एक तरफ से अलर्ट करता है, कॉशन करता है कि शायद इस पेशेंट को रप्चर हो सकता है या फिर रप्चर हो गया है, क्योंकि हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते यूट्रस अंदर कैसा है, इसलिए हमको रप्चर होने का चांस नहीं पता चलता है। और ये रप्चर होने के इनडायरेक्ट इंडिकेशंस हैं। जब हम लोग ट्रायल देते थे तो सबसे पहला साइन था मैटरनल टेकीकार्डिया। अगर माँ की पल्स 110 से ज़्यादा है तो हमारे दिमाग में पहला साइन आता था कि वो रप्चर होने की तैयारी में है। वो मैटरनल टेकीकार्डिया होने का मेन कारण है, जैसे ही यूट्रस रप्चर होता है, यूट्रस के ऊपर का जो पेरिटोनियम होता है वो स्ट्रेच होता है, और पेरिटोनियम आपका ये सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिसके कारण टेकीकार्डिया होता है। दूसरा सपना ने बोला एक्सेसिव पेन हो सकता है, वो तो चलो दूसरी चीज़ है, पेन के लेबर के कारण भी हो सकता है, कुछ और कारण के भी हो सकता है। तीसरा सपना ने बोला सबसे इम्पोर्टेंट का कारण है फीटल के वेरिएशन आ जाते हैं, एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन या डिप करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर पेशेंट बच्चा पहले नीचे था पीवी में और पर एब्डोमेन स्टेशन उसका वो चेंज हो जाता है अगर रप्चर होकर बच्चा बाहर निकल जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला काम है, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, बहुत सारे स्टाफ अवेलेबल है, मल्टी स्पेशलिटी, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर तो ये
पॉसिबल है हम लोग प्रीवियस सीजर का इंटेंसिव मॉनिटरिंग कर सके। छोटे नर्सिंग होम्स में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि सपोज फीटल डेसिलरेशन है या फिर यूरिन क्यों लाल कलर का आता है इसमें? वही आपने अभी एक्सप्लेन करा कि यूट्रस अगर रप्चर हो रहा है और पेरिटोनियम स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि ब्लैडर पेरिटोनियम और यूवी फोल्ड हम बोलते हैं, यूट्रोवेसाइकल जो फोल्ड है वो स्ट्रेचिंग हो रही है और ब्लैडर पे उसका इफेक्ट आ रहा है। और कई बार अगर ज़्यादा सीवियर है तो ब्लैडर भी अगर कहीं से थिंड आउट हो रहा है तो यूरिन में ब्लड आने लगता है। आपने बोला 2 डिलीवरी के बीच में 18 महीने का गैप होना चाहिए। वो 18 महीने हम लोग क्यों बोलते हैं? और अगर किसी को 18 की जगह सपोज 15 महीने गैप है तो क्या उस प्रीवियस सीजर के केस में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं? देखिए, 18 महीने का जो गैप का यह लॉजिक है वो हम सीजरियन स्कार की हीलिंग के लिए एडिक्वेट टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी रिसर्च और स्टडीज हो रखी है कि 18 महीने तक लगभग सीजरियन स्कार की जो हीलिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर 18 महीने से कम गैप है और अगर हमारी क्राइटेरिया में वो कंप्लीटली अगर फिट हो रहा है तो भी हम ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं, लेकिन बहुत वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी या अलर्ट रहने के साथ हमको वो देना पड़ेगा। अच्छा, ये बताओ, जिन केसेस में प्रीवियस सीजर में हम लोग वीबैक और टोलैक के देते हैं, टोलैक का मतलब ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सीजरियन सेक्शन, उसमें से कितने % केस में सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी होती है? ऑलमोस्ट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आगे उनके कितने सिजेरियन सेक्शन है, इसलिए हमारे लिए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके आगे एक ही सिजेरियन डिलीवरी है, मतलब एक ही स्कार है यूट्रस पे, तो ऑलमोस्ट 70 to 75% केसेस में ये नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस हो सकता है। ओनली थिंग इज कि हमको हमारे पेशेंट्स को बहुत क्राइटेरिया बेस्ड लॉजिकली उसको चूज करना पड़ेगा। अगर बच्चे का एवरेज साइज है, पेल्विस एडिक्वेट है, पेशेंट स्पॉन्टेनियस लेबर में गई है, कोई और हाई रिस्क नहीं है, कोई दूसरा स्कार नहीं है, तो हम लोग, और अच्छा पानी है, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ अच्छा है, और अगर पार्टोग्राम हमारा अप्रोप्रिएटली आगे बढ़ रहा है तो डिलीवरी होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है। कितने % केस में स्कार रप्चर होने के चांस रहते हैं प्रीवियस सीजर के केस में अगर हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराने जाएं तो? अगर वो जैसे हमने सब क्राइटेरिया बता दिए, और ऐसे एग्जैक्टली मैं परसेंटेज नहीं कहूँगी क्योंकि रप्चर होने के लिए हम वेट नहीं करते हैं। जैसे हमारे हमको लगता है कि पेन हो रहा है, प्रोग्रेस बराबर नहीं हो रही है, मदर को टैकीकार्डिया हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और हमको उस समय हम सिजेरियन की तैयारी रखते हैं अपने साथ। पता है, अप्रॉक्सीमेटली जब हम लोग पढ़ाई करते थे बुक्स में ऐसा लिखा था कि 90 to 95% केस में रप्चर नहीं होता है, 5 to 10% केस में ही सीजर का स्कार रप्चर होता है। प्रॉब्लम यह है कि रप्चर हमको कह के नहीं आता है, और जब रप्चर हो जाता है उसके बाद हमको 2-4 घंटे बाद ही पता चल सकता है कि हमको रप्चर हुआ। रप्चर के साइड इफ़ेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि एक तो हमारे हाथ से बच्चा जा सकता है, बच्चे का इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ हो सकता है, और मेटरनल हेमरेज, पेट के अंदर इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है कि माँ को बचाने के लिए हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन के टाइम पे हो सकता है कि यूट्रस इतना गंदे तरीके से फट गया हो कि हमको माँ को बचाने के लिए यूट्रस को भी निकालना पड़े, और अगर 2-4 घंटे से ज़्यादा रप्चर हो गया हो, ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं किया हो, तो शायद माँ का बचने का चांस भी बहुत कम हो सकता है। इसलिए एक सीजर सेक्शन ऑपरेशन को बचाने के लिए हमको इतने सारे करना पड़ सकता है। और आजकल की मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स में हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड बोलते हैं, सीजरियन सेक्शन बहुत सेफ हो गया है, इसलिए हम लोग रिलेटिव रिस्क कम लेते हैं, ना तो बच्चे को ना माँ को। और दूसरी चीज़ कि हम लोग सिजेरियन सेक्शन के केस में ज़्यादा वैक्यूम और फोर्सेप्स भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे भी स्कार एक्सटेंशन और यूट्रस में रप्चर होने का चांस रहता है। यूट्रस के वीडियो के एंड में आप हमको थोड़े से कैरी होम मैसेजेस बताएं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, आप ये जो मैटरनल हेमरेज की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा दर्शकों को ये समझाना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या फ़र्क होता है। 9वें महीने तक जब प्रेगनेंसी रहती है तो यूट्रस बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स है बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती है, क्योंकि अंदर एक बच्चा पनप रहा है जिसकी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको ओवरऑल न्यूट्रिशन, ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई कैसा मिल रहा है। इसलिए जब हम डिलीवरी कराते हैं नॉर्मल, सिजेरियन, तो कई बार ये ब्लीडिंग
अगर चालू हो जाती है तो वो इतनी टॉरेंशियल होती है कि उसको कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यही कारण है कि हम लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहते, और अगर टाका फट जाए और अगर हम उसको प्रॉपर सिल नहीं पाते तो कई बार ये ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा माँ की और बच्चे की जान को खतरा होता है। इसीलिए ये बहुत केयरफुली और बहुत मॉनिटरिंग के साथ और इंस्टीट्यूशनल और मल्टी स्पेशलिटी सेटअप में ही ज़्यादा पॉसिबल है। जिस जगह पे आईसीयू का बैकअप हो, जिस जगह ब्लड बैंक हो, 24 आवर्स आपका लेबोरेटरी फैसिलिटी हो, 24 आवर्स ब्लड बैंक की फैसिलिटी हो, 24 आवर्स एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अवेलेबल हो, वो ही जगह पे और प्रॉपर रेसिडेंट्स हो, वहाँ पर ही हमको ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन सेक्शन देना चाहिए। हालांकि जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो इंस्टीट्यूट्स ऐसे ट्रायल देते हैं उनका भी रिजल्ट एवरेज देखा जाए तो 40 to 50% ही है, और उसमें भी जो पेशेंट खुद लेबर पेन के साथ आते हैं उनमें ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर मैसेज करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।